प्रिय विद्यार्थियों व मित्रों, आज हम कक्षा 12 के लिए मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट लेकर उपस्थित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट। इसमें सबसे पहले आता है मुख्य विकिरण या विकिरण। आपको पिछले पार्ट में जो पढ़ाया गया था कि A11, A12, A13 ये क्या होते हैं, ये मैट्रिक्स के अवयव कहलाते हैं। तो यहाँ पे A11, A22, A33 ... ANN विकिरण के अवयव कहलाते हैं, जिसे मुख्य विकिरण भी कहते हैं। जैसे देखिए मैट्रिक्स के अंदर A11, A12, A13, A21, A22, A23 इस तरह से अवयव चलते हैं। तो जो A11 है, A22 हैं, ये क्या होते हैं, ये मुख्य विकिरण के अवयव कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक मैट्रिक्स है A, तो A11 ये है और A22 ये है। तो ये जो है ये मैट्रिक्स का मुख्य विकिरण हो गया। और मुख्य विकिरण के अवयव क्या हैं, 1, 4। इसी तरह से मैट्रिक्स B के अंदर AEI ये मुख्य विकिरण के अवयव हैं और मुख्य विकिरण के अवयव हो गए AE और I। इस तरह से ये मुख्य विकिरण के अवयव कहलाते हैं। यहाँ मैट्रिक्स A में 1, 4 तथा मैट्रिक्स B में AEI, AE तथा I मुख्य विकिरण के अवयव होते हैं या अवयव कहलाते हैं। उसके बाद आता है विकिरण अवयव है। ऐसा अवयव है जिसमें मुख्य विकिरण के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य होते हैं। ऐसा अवयव है जिसमें मुख्य विकिरण के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, विकिरण अवयव कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए ये एक A मैट्रिक्स है, इसमें मुख्य विकिरण के अवयव हैं 2 और 3। तो मुख्य विकिरण के अवयवों को छोड़ करके या मुख्य विकिरण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य होने चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, विकिरण मैट्रिक्स या विकिरण अवयव कहलाता है। इसी तरह से ये देखिए मैट्रिक्स B, इसके अंदर A, B, C, A, B, C ये मुख्य विकिरण के अवयव हैं और मुख्य विकिरण के अवयवों को छोड़ करके बाकी के जो अवयव हैं या शेष सभी अवयव क्या हैं, 0 हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है ये विकिरण मैट्रिक्स कहलाती है, जिसमें मुख्य विकिरण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य होते हैं। तो मैट्रिक्स A तथा B क्या हैं, विकिरण मैट्रिक्स कहलाती हैं। उसके बाद आता है अदिश अवयव है या अदिश मैट्रिक्स। ऐसा अवयव है या ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकिरण के सभी अवयव समान हो, मुख्य विकिरण के सभी अवयव समान हो तथा शेष अवयव शून्य हो, अदिश मैट्रिक्स या अदिश अवयव कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए ये एक मैट्रिक्स है A, इसमें मुख्य विकिरण के अवयव हैं 2, 2, यानी मुख्य विकिरण के अवयव समान हैं तथा शेष सभी अवयव 0 हैं। तो ये जो अवयव है ये अदिश अवयव का उदाहरण है। इसी तरह से देखिए ये मैट्रिक्स B है, जिसमें मुख्य विकिरण के जो अवयव हैं वो समान हैं, अर्थात 3, 3, 3 हैं और बाकी सभी अवयव 0 हैं। तो मैट्रिक्स B है, ये भी अदिश अवयव का उदाहरण है, जिसमें मुख्य विकिरण के सभी अवयव समान हैं तथा अन्य सभी अवयव 0 हैं। तो ऐसा अवयव है जिसमें मुख्य विकिरण के सभी अवयव समान होते हैं तथा शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, क्या कहलाता है, अदिश अवयव कहलाता है। इसके बाद आता है इकाई अवयव है या इकाई मैट्रिक्स। ऐसा अवयव है जिसमें मुख्य विकिरण के सभी अवयव इकाई अर्थात 1 यानी 1 होते हैं तथा अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, इकाई अवयव कहलाता है।
यानी विकिरण या मुख्य विकिरण के सभी अवयव तो 1 होने चाहिए यानी इकाई होने चाहिए और अन्य सभी अवयव 0 होने चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए ये ए मैट्रिक्स है, इसमें मुख्य विकिरण के सभी अवयव देखिए 1 हैं और अन्य सभी अवयव 0 हैं, तो ये 2 गुणा 2 क्रम का इकाई मैट्रिक्स हो गया। इसमें देखिए 2 पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ हैं। इसी तरह से ये मैट्रिक्स बी है, इसमें मुख्य विकिरण के अवयव देखिए सभी इकाई हैं और अन्य सभी अवयव 0 हैं, तो ये 3 गुणा 3 क्रम का इकाई मैट्रिक्स हो गया। देखिए इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, इसलिए ये 3 गुणा 3 क्रम का इकाई मैट्रिक्स है। अवयव ए तथा बी क्रमशः 2 गुणा 2 तथा 3 गुणा 3 क्रम के इकाई अवयव हैं। इनको क्रमशः I2 तथा I3 से प्रदर्शित किया जाता है। तो विद्यार्थियों ध्यान रखिए कि I2 का मतलब है 2 गुणा 2 क्रम का इकाई मैट्रिक्स और I3 का मतलब है 3 गुणा 3 क्रम का इकाई मैट्रिक्स। लेकिन अगर अकेला I लिखा हुआ है तो वो कितने भी क्रम का इकाई मैट्रिक्स हो सकता है। उसके बाद आता है ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव है। ऐसा वर्ग अवयव है जिसमें मुख्य विकिरण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं। ऐसा वर्ग अवयव है जिसमें मुख्य विकिरण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है। यानी ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव का मतलब मुख्य विकिरण के ऊपर के जो अवयव हैं वो शून्य नहीं होने चाहिए, तब वो ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए ये ए मैट्रिक्स है, इसमें मुख्य विकिरण के जो अवयव हैं उससे नीचे के सभी अवयव 0 होते हैं और ऊपर के जो अवयव होते हैं वो अशून्य यानी 0 नहीं होते हैं, तो ये ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स का उदाहरण है। उसके बाद आता है निम्न त्रिभुजाकार अवयव है। ऐसा वर्ग अवयव है जिसमें मुख्य विकिरण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हों। ऐसा वर्ग अवयव है जिसमें मुख्य विकिरण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हों, निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए ये मैट्रिक्स बी है जिसमें ये मुख्य विकिरण है जिसके अवयव हैं 2, 4, 3, ये मुख्य विकिरण है और मुख्य विकिरण के ऊपर के सभी अवयव इसमें 0 हैं, तो ये निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स हो गया। इसमें मुख्य विकिरण के नीचे के जो अवयव हैं वो 0 नहीं होते हैं, तो ये हो गया निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स आप इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं कि मुख्य विकिरण के नीचे के अवयव अगर 0 नहीं हैं तो निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, और ऊपर के अवयव 0 नहीं हैं तो ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। उसके बाद आता है समान अवयव है। ऐसे 2 अवयव है जिनका क्रम या कोटि समान हो। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, ऐसे 2 अवयव है जिनका क्रम या कोटि तो समान होना चाहिए तथा संगत अवयव समान हो। संगत अवयव हैं वो समान होने चाहिए। ध्यान रखिए 2 मैट्रिक्स या 2 अवयव है समान तभी हो सकती हैं जब वो 2 शर्तों का पालन करें। पहली शर्त है कि उन दोनों अवयवों की कोटि या क्रम समान होना चाहिए, और दूसरी शर्त है कि उनके संगत अवयव बराबर या समान होने चाहिए। तो परस्पर वो दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स कहलाती हैं। यदि 2 मैट्रिक्स ए तथा बी समान मैट्रिक्स हैं तो उनको किस तरह से लिखा जाएगा, ए बराबर बी। तो आप ध्यान रखिए कि कोई भी मैट्रिक्स या कोई भी 2 मैट्रिक्स समान तभी होंगी जब वो 2 शर्तों का पालन करें। एक तो उनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए और एक वो दोनों मैट्रिक्स समान कोटि या समान क्रम की होनी चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए ये एक मैट्रिक्स है जिसके अवयव हैं ए बी सी डी, और ये दूसरा मैट्रिक्स है जिसके अवयव हैं 1 2 3 4। तो ये दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स तभी होंगी जब ये मैट्रिक्स 2 गुणा 2 क्रम का है
तो ये मैट्रिक्स भी 2 गुणा 2 क्रम का होना चाहिए। यानी पहली कंडीशन या पहली शर्त क्या है कि दोनों मैट्रिक्स समान कोटि या समान क्रम की होनी चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कि संगत अवयव बराबर होने चाहिए। यानी पहला अवयव पहले अवयव के बराबर होना चाहिए और दूसरा अवयव दूसरे अवयव के बराबर होना चाहिए, तीसरा तीसरे के बराबर और चौथा अवयव चौथे अवयव के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें पूरा होती हैं तो ही वो दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स होंगी। दोनों शर्तें कौन कौन सी हैं? एक तो दोनों मैट्रिक्स का क्रम या कोटि समान होना चाहिए और दूसरा दोनों के संगत अवयव बराबर होने चाहिए, तभी वो दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स होंगी, अन्यथा वो दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स नहीं होंगी। और जब दोनों समान मैट्रिक्स होती हैं तो उनके बीच में आप बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। तो ये था आपका मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट। प्रिय विद्यार्थियों, आपको जितने भी पार्ट पढ़ाए जा रहे हैं आशा है आपको ये समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। धन्यवाद।